तो आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट। तो आर इन्वायरमेंट चैप्टर हम पूरे डिटेल से इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब होता क्या है। ये इन्वायरमेंट, ये इकोसिस्टम आखिर है क्या, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा और पूरा डिटेल से इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं ये इन्वायरमेंट वर्ड है, इसका मतलब होता क्या है। तो एक बात बता दूं, इन्वायरमेंट का मतलब होता है स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स होता है, मतलब तुम्हारे आसपास जो भी चीजें तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे आसपास के चारों ओर जो भी चीज मौजूद है। और हमारे आसपास के चारों ओर सराउंडिंग्स में दो चीजें होती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, और इन्हीं को मिला के बोला जाता है इन्वायरमेंट। क्या बोलती हैं? इन्वायरमेंट। तो देखो बच्चों, इन्वायरमेंट ना तुम्हारे आसपास के चारों ओर का एक माहौल होता है, और उस माहौल में ना दो चीजें होगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग मतलब क्या भाई? तो लिविंग में एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। नॉन लिविंग में क्या आएगा? नॉन लिविंग में एयर आएगा, वाटर आएगा, टेम्परेचर आएगा, लैंड आएगा। ये सब क्या है? नॉन लिविंग। और तुम कुछ सोचो बच्चों, हम अपने आसपास के चारों ओर के माहौल में, मतलब सराउंडिंग्स में, हम लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें, इन्हीं दोनों चीजों से हम घिरे रहते हैं ना। सही है कि नहीं है? सपोज बच्चों, मान लो तुम गार्डन चले गए, तो जब तुम गार्डन में जाओगे तो वहां ना तुम्हारे आसपास सराउंडिंग्स में लिविंग चीजें मिलेगी, जिसमें एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। और नॉन लिविंग चीजें होगी, वहां एयर होगा, वाटर होगा, लाइट होगा, टेम्परेचर होगा। सही है कि नहीं है? तो यही इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास के चारों ओर का माहौल, मतलब सराउंडिंग्स। और उस सराउंडिंग्स में दो चीजें होगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। क्लियर? लेकिन एक बात बता दूं, जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना, तो तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में दो चीजें होगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लेकिन जब तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाओगे ना, तो वहां का माहौल अलग होगा, वहां का वेदर अलग होगा, वहां का सॉइल अलग होगा, वहां टेम्परेचर अलग होंगे। तो उसके हिसाब से वहां का जो एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा, वो भी अलग होगा ना। मतलब वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा ना। जैसे हम राजस्थान गए, राजस्थान में हम देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म क्लाइमेट होता है, गर्म वाला। जब तुम कश्मीर में जाओगे तो वहां का क्लाइमेट ठंडा वाला होता है। राजस्थान में कम बारिश देखने को मिलता है, इसलिए वहां अधिकतर हिस्सा डेजर्ट है। सही कि नहीं है? और वहां एग्रीकल्चर का काम अच्छे से हो पाता है क्या? प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। कश्मीर में बारिश ज्यादा होती है, वहां का जो सॉइल फर्टाइल है, वहां फ्रूट्स अच्छे अमाउंट में उगते हैं, ग्रो होते हैं। राजस्थान में तुम्हें एनिमल्स, कैमल देखने को मिलेगा ज्यादातर। लेकिन जब कश्मीर में जाओगे तो याक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? याक। तो तुम राजस्थान से जब कश्मीर जाओगे तो दोनों जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग है ना, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में लिविंग चीजें भी अलग है और नॉन लिविंग चीजें भी। क्यों? इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वहां लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें क्या क्या होगी। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? चेंज। इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। समझ पाए? तो इन्वायरमेंट तो क्लियर हो गया। क्या है इन्वायरमेंट? समझ गए? हमारे आसपास के चारों ओर का माहौल, सराउंडिंग्स, और इस सराउंडिंग्स में दो चीजें होंगे, एक लिविंग चीजें और एक नॉन लिविंग चीजें। यही हमारा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर बदल जाता है, क्योंकि वहां लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें भी बदल जाती है वहां के माहौल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भाई, ये इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम है क्या, तो बारीकी से देखना। इकोसिस्टम का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा भाई, किसका रिलेशनशिप?
तो लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशनशिप, इसी को बोलती हैं इकोसिस्टम। समझो, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, तो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग चीजें होती है और नॉन लिविंग चीजें होती है। इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग चीजें होती है और जो नॉन लिविंग चीजें होती है, अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करे, क्या करे, आपस में इंटरेक्ट करे, एक दूसरे पर सपोर्ट करे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। सपोज समझना, मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक इन्वायरमेंट में हूं और इस इन्वायरमेंट में मतलब मेरे आसपास के सराउंडिंग्स में, चारों ओर के माहौल में मैं ह्यूमन बींग्स हूं, मेरे आसपास छोटे छोटे एनिमल्स हैं, आसपास प्लांट्स हैं। तो इन्वायरमेंट में दो चीजें हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अगर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर ले, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो वही क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। मैं भाई डिपेंड हूं, मैं लिविंग चीजें, मैं लिविंग हूं, लेकिन मैं नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड होता हूं। ऑक्सीजन गैस आएगा तो मैं उसे लूंगा और इस तरह से मेरी लाइफ चलेगा आगे। सही है कि नहीं है? तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग से, हम CO2 गैस रिलीज करेंगे और इसी CO2 गैस को प्लांट्स लेगा और प्लांट्स अपना जिंदगी, अपना लाइफ सर्वाइव करेगा। एक किसान सॉइल में एग्रीकल्चर करता है, तो सॉइल में क्या डालता है, वाटर। सही कि नहीं है? तो यहां पर लिविंग चीजें और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती है। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। समझ गए? तो इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है कि नहीं? तो इकोसिस्टम में स्टडी ऑफ रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसका रिलेशनशिप, लिविंग और नॉन लिविंग का। क्लियर है चीज? डेफिनेशन क्या है देखो, इकोसिस्टम इज एन एरिया। इकोसिस्टम तुम्हारे इन्वायरमेंट में एक ऐसा जगह होता है जहां पर ऑल लिविंग, जितने भी जिंदा चीजें होगी, एनिमल्स, प्लांट्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से करेंगे ना। एंड विथ नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्लियर है, जितने भी तुम्हारे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसे बोलेंगे इकोसिस्टम। क्लियर? समझ गए? इकोसिस्टम जो वर्ड है ना, इसको सबसे पहले A.G. टेंसले ने इंट्रोड्यूस किया। इकोसिस्टम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, A.G. टेंसले। इसका फुल नेम यहां देख सकते हो। और कब इंट्रोड्यूस किया इसका नाम, 1935 में, 1935 में। क्लियर? याद रखना, फिर से एक बार सोचो, इन्वायरमेंट क्या है, तुम्हारे आसपास के चारों ओर का माहौल मतलब सराउंडिंग्स, यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होगा, ये इन्वायरमेंट है। इंटरेक्ट नहीं कर रहा है यहां पे, इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट नहीं करता इस डेफिनेशन में। अब इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जब इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तब उस सिस्टम को इकोसिस्टम बोलोगे तुम। क्लियर है ना? ठीक, चलो अब तुम्हारा इन्वायरमेंट है, सॉरी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होती हैं। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट होंगे हमारे इकोसिस्टम में। पहला होगा लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट बोलती है। लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें जान होती है, जिसमें जितना भी लिविंग चीज होगा वो लिविंग कंपोनेंट है, या उसे क्या बोलो, बायोटिक कंपोनेंट। एनिमल्स, प्लांट्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, ये सब कौन सा है, लिविंग कंपोनेंट। इट मींस द लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट। एग्जांपल, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया होता है, छोटे छोटे। समझ पाए? इकोसिस्टम का सेकंड कंपोनेंट होता है हमारे पास नॉन लिविंग। क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट।
अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें जाने नहीं होती, जिसमें जाने वाटर, सनलाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, इसमें जाने होती है क्या? नहीं, इसलिए ये नॉन लिविंग है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। इट मीन्स द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, etc। क्लियर है? समझ पाए? अब देखो इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। अब पॉन्ड का इकोसिस्टम देखो, मतलब तालाब का इकोसिस्टम। अब जब तुम पॉन्ड का इकोसिस्टम में देखोगे तो इकोसिस्टम में मेनली दो चीजें होंगे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। और बायोटिक मतलब क्या होगा? लिविंग चीजें, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीजें। ये दोनों इकोसिस्टम में दिखेगा और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो यही दिखेगा इकोसिस्टम में। तो चलो देखिए, यहाँ पे सनलाइट है, ये हमारा क्या है? एक नॉन लिविंग है यानी एबायोटिक। सॉइल एबायोटिक। वाटर है इस तालाब के अंदर, इस पॉन्ड के अंदर, ये भी एबायोटिक है। इस तालाब के अंदर ऑक्सीजन गैस है, पानी में ऑक्सीजन गैस घुला रहेगा ना, तभी तो इसके अंदर जो फिशेस होंगे, स्नैक्स होंगे, ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन ले सकती हैं अपने सर्वाइवर के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे इकोसिस्टम है पॉन्ड का, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें दिखेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। देखो बायोटिक में क्या आएगा? लिविंग चीजें में एल्गी आ गया, स्मॉल फिश, बिग फिश, फ्रॉग्स, स्नैक्स, ये सब देखने को मिलेंगे। अब यहां पर देखो भाई, जो एल्गी होता है ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एल्गी क्या है? तुम्हारा ग्रीन प्लांट्स। एल्गी मतलब क्या होता है मालूम? काई। तुम काई देखते हो घरों में, वैसे बड़े बड़े समुंदर में, पॉन्ड यानी तालाब में काई होती है, काई। तो काई को बोला जाता है एल्गी। और जो एल्गी होता है ना, ये ग्रीन प्लांट्स है। और ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट का हेल्प लेंगे। देखो सनलाइट एक नॉन लिविंग है, अब सनलाइट का हेल्प लेंगे ग्रीन प्लांट यानी एल्गी, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ये अपना फूड बनाएंगे। सही है? तो सनलाइट एबायोटिक था, एल्गी बायोटिक था। सनलाइट एबायोटिक ने एल्गी को सपोर्ट दिया ना, अपना लाइट दिया एल्गी को, जिसकी वजह से एल्गी था, जो ग्रीन प्लांट्स था, ये अपना फूड बना लिया अपने सर्वाइवर के लिए। तो ये इसका हेल्प किया, सपोर्ट किया ना। तो इकोसिस्टम यही होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग को, नॉन लिविंग लिविंग को। अब एल्गी क्या करेगा? अपना फूड बना लिया। अब जो तालाब में छोटे छोटे मछली होती हैं, स्मॉल फिश, तो एल्गी को कौन खाया? स्मॉल फिश ने खाया। तो स्मॉल फिश को भी तो जिंदा रहना है। अब स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बिग फिश को, तो बिग फिश को भी सरवाइव करना है ना। फिर बिग फिश जब मर जाती है, बिग फिश जब मर जाता है, बीमारी हो गया या इसमें उम्र हो गया या कुछ भी चीज हो गया, तो बिग फिश अगर मर जाता है, डेड हो जाती है, तब ना इसके बॉडी में डीकंपोजर आ जाता है। कौन आ जाता है? डीकंपोजर ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो नेक्ड आइज, खुली आंखों से नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता। डीकंपोजर मतलब बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, ये डीकंपोजर होती है। जब कोई चीज ना डेड हो जाती है या कोई चीज सड़ जाता है, रॉटन, सड़ी गड़ी चीजें डेड बॉडी में डीकंपोजर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और डीकंपोजर जैसे बिग फिश मर जाता है, डेड हो जाता है, इसके डेड बॉडी में डीकंपोजर अटैक करती हैं। और डीकंपोजर क्या करती है? अटैक करती हैं और अपना भोजन, अपना फूड अचीव करते हैं, प्राप्त करती हैं। मतलब जब बिग फिश को डीकंपोजर अटैक करेंगे तो बिग फिश को क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। उससे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना, ये न्यूट्रिएंट्स यहां पॉन्ड, तालाब के पानी में मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, एनर्जी बोल सकते हो यही। और इसी न्यूट्रिएंट्स को वापस एल्गी रिसीव करेगा। फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा ना, इसी साइकिल को बोलती है साइकिल ऑफ। तो इकोसिस्टम हमेशा साइक्लिक होता है, इकोसिस्टम वन डायरेक्शन नहीं होता। इकोसिस्टम कैसे होता है? साइक्लिक। देखो ना, एल्गी को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया, बिग फिश जब मर गया, डेड हो गया, इसके बॉडी में छोटे छोटे बैक्टीरिया, डीकंपोजर आ गए,
डिकम्पोजर ने बिग फिश को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मतलब इसके अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया, न्यूट्रिएंट्स यानी कि एनर्जी, और इस यही न्यूट्रिएंट्स पानी में मिल गया, वाटर में, और वाटर से वापस इसके पास चला गया एल्गी के पास। अब वापस से सनलाइट लेगा, ये यहां से एनर्जी ले लिया, एनर्जी मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लिया, पोषक तत्व ले लिया, फिर साइकिल रिपीट होगा ना। तो इकोसिस्टम क्या होता है, साइक्लिक होता है, याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है इकोसिस्टम कैसे होता है, साइक्लिक। तो यहां पर इकोसिस्टम के अंदर तुमने क्या देखा, बायोटिक और एबायोटिक का इंटर रिलेशनशिप देखे, एक दूसरे का डिपेंडेंसी देखे, एक दूसरे को सपोर्ट किए, यही इकोसिस्टम के अंदर होता है। और इकोसिस्टम कई तरह से देख सकते हो तुम ना फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देख सकते हो, जंगल का फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में जब जाओगे तो वहां लिविंग चीजें मिलेंगे, एनिमल्स मिलेगा, प्लांट्स मिलेगा ना। नॉन लिविंग चीजें में एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, लाइट मिलेगा, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है ना। जो फॉरेस्ट वहां जंगल में जो एनिमल्स होती हैं, प्लांट्स को खाएंगे ना अपने सर्वाइवल के लिए, सही है कि नहीं है। तो एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, यही इकोसिस्टम है। ओशंस का इकोसिस्टम भी देख सकते हो तुम, रिवर का इकोसिस्टम देख सकते हो, माउंटेन में भी इकोसिस्टम देख सकते हो, सही कि नहीं। माउंटेन यानी कि पहाड़ में भाई छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, माउंटेन में भी लोग रहते हैं पहाड़ वाले इलाके में, तो भी तो इकोसिस्टम बन जाएगा ना वहां पर भी। क्लियर। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टू टाइप्स के होंगे, एक होगा नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड होगा हमारे पास आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम को ना नेचर बनाती है, हम नेचुरल इकोसिस्टम को नहीं बना सकते। जो इकोसिस्टम नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, नेचर जो हमें देती है, वो नेचुरल इकोसिस्टम है। जैसे कि डेजर्ट का इकोसिस्टम, रेगिस्तान का इकोसिस्टम हमने बनाया क्या, ऑटोमेटिक है क्या, नेचर ने हमें दिया। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, माउंटेन का इकोसिस्टम, इसी तरीके से पॉन्ड का इकोसिस्टम, रिवर का इकोसिस्टम, लेक्स, सी और ओशंस, ये सारे इकोसिस्टम नेचुरल है, नेचर की देन है, हमने नहीं बनाया। हमने पॉन्ड का इकोसिस्टम अभी देखा था, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है। एक बात बता दूं, नेचुरल इकोसिस्टम को हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ये पॉन्ड है, पॉन्ड में स्मॉल फिश था, बिग फिश था, एल्गी था, डक्स थे, फ्रॉग्स थे, सही कि नहीं, है ना। बहुत सारे वहां पे क्या थे, ऑर्गेनिज्म थे ना, ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक कंपोनेंट थे पॉन्ड के अंदर, लिविंग चीजें थे, और वे लिविंग चीजें आपस में गंदगियां कर देती हैं। तो वो पॉन्ड ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। हम तो पॉन्ड को साफ करने जाते हैं क्या, नहीं। तो एक पॉन्ड, एक तालाब के अंदर जो भी गंदगियां होती है, नेचुरल खुद ऑटोमेटिक नेचर उसे साफ कर देती है। यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम होंगे, इसको ना हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम, इंसान, हम ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम मछली पालने वाला देखे होंगे, तो एक्वेरियम इकोसिस्टम हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो एक्वेरियम इकोसिस्टम बनाने के लिए हम एक ग्लास का एक्वेरियम टैंक ले लेंगे, उस टैंक के अंदर हम फ्रेश वाटर फिल कर देंगे, छोटे छोटे स्मॉल फिश रख देंगे, और उन स्मॉल फिश के लिए हम क्या करेंगे, फूड मटेरियल डाल देंगे उसके अंदर, अंदर लाइट सिस्टम अरेंजमेंट कर देंगे, सही है ना। तो उस एक्वेरियम को किसने बनाया, हम ह्यूमन ने बनाया, इसलिए उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम। अब बता दूं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ना हम ह्यूमन बींग्स खुद मेंटेन करते हैं। जैसे एक्वेरियम के अंदर गंदगियां हो जाती है, तो हम समय समय पर पानी भी बदलते हैं, पूरा अच्छे से साफ सफाई करते हैं, ऑटोमेटिक साफ सफाई वहां नहीं होता। तो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होगा, उसे इंसान क्या करेंगे, हम ह्यूमन बींग मेंटेन करेंगे, साफ सफाई करेंगे समय समय पर। क्लियर है। एक्वेरियम में पानी को बार बार बदलना पड़ता है, पानी खराब हो जाता है तो, लेकिन एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर पानी को बार बार चेंज करने की जरूरत, क्योंकि पॉन्ड के अंदर जो वाटर होता है, ये ऑटोमेटिक नेचुरल की तरह से नेचर इसे साफ कर देता है, लेकिन एक्वेरियम को तुम्हें खुद करना पड़ेगा, है ना। और पॉन्ड के अंदर क्या होती है, डिकम्पोजर होती हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करती है, समय समय पर जो फिशेस मर जाती हैं उनको क्या कर देती हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देती हैं, और उस न्यूट्रिएंट को एल्गी ले लेता है,
लेकिन जो तुम्हारा एक्वेरियम होता है, इसमें कोई फिश मर गया तो सड़ जाएगा, अंदर बदबू करेगा। और एक्वेरियम के अंदर कोई डीकम्पोजर तो होता नहीं है, तो डीकम्पोजर नहीं है तो मछली तो मर के सड़ती रहेगी, तो एक्वेरियम में बदबू हो जाएगा, पानी पूरा खराब हो जाएगा, तो बदलना पड़ेगा ना। तो एक्वेरियम में पानी को बार बार बदलना पड़ता है क्योंकि इसमें डीकम्पोजर नहीं होती। बट पॉन्ड में डीकम्पोजर होते हैं, नेचुरल। क्लियर? गार्डन को हम बनाते हैं, हम इंसान, सही है, हम अपने अकॉर्डिंग गार्डन डिजाइन करते हैं। भाई यहाँ ये फ्लावर्स होना चाहिए, है ना, यहाँ पे ये प्लांट्स होना चाहिए, यहाँ पे ये एनिमल्स होना चाहिए, गार्डन हम खुद बनाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट याद ना, क्रॉप फील्ड्स। क्रॉप फील्ड्स यानी कि एग्रीकल्चर लैंड। तो जब तुम एग्रीकल्चर करते हो तो तुम एक जमीन सेलेक्ट करते हो, भाई ये जमीन में एग्रीकल्चर करूंगा तो बहुत मुनाफे में रहूंगा, है कि नहीं। तो इस जमीन में क्या फसल लगाना है, कौन सा एग्रीकल्चर करना है, कौन सा क्रॉप्स लगाना है, कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करेंगे। हम सोचेंगे पैडी लगाए, गेहूं लगाए, धान लगाए, हम सेलेक्ट करेंगे उस जगह को, और वहां पे कौन सा तुम क्रॉप्स लगाओगे तुम सेलेक्ट करोगे। तो क्रॉप फील्ड भी क्या होता है तुम्हारा? आर्टिफिशियल, मैन मेड। सही है? मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म्स, ये भी क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम। जू, चिड़ियाघर, हम ही तो लाते हैं, चिड़ियाघर को हम ही बनाते हैं ना, कि पहले से बना रहता है। समझ पाए? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम को। क्लियर? यहां पर देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स है तुम्हारे इकोसिस्टम का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोड्यूसर्स, एक है कंज्यूमर्स, और एक है डीकम्पोजर्स। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, और डीकम्पोजर्स क्या है, उनका क्या काम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स क्या है बच्चों? देखो, प्रोड्यूसर्स जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाता है, उसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसके एग्जांपल है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। वे अपना भोजन, अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से। तो देखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करता है ओन फूड, अपना फूड खुद बनाता है, वे प्रोड्यूसर्स होते हैं। एग्जाम्पल है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे या एल्गी हो गया, ये सब प्रोड्यूसर्स है भाई। ये अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं होते। कैसे बनाते हैं? देखो, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से। क्या है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस? देखो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड H2O। जो ग्रीन प्लांट होंगे वो CO2 लेगा, एयर से क्या लेगा? CO2। क्लियर? और रूट से क्या लेगा? रूट यानी जड़ से वाटर ले लेगा, और सन से क्या मिलेगा? सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो ना प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। कौन से पार्ट्स में? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। क्योंकि जो ग्रीन पार्ट्स होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल की वजह से ना प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। समझ पाए? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट से कौन से पार्ट्स में होता है? ग्रीन पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स में? ये पत्ते में हो गया, प्लांट से जो लीफ होते हैं ना, छोटे छोटे पत्ते, वहां पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। समझ पे? क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपने लिए क्या बनाएगा? फिर फूड बनाएगा। उस फूड का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। बैलेंस रिएक्शन है टोटल। CO2 लिया, H2O, सनलाइट लिया, और पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर रिएक्शंस होते हैं इनके बीच, फिर ग्लूकोज फूड बनता है प्लांट्स के लिए, बन गया इसके लिए भोजन, फूड, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा जिसे हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? सही है? हम ह्यूमन बींग अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हमारे पास भी ऑक्सीजन है, CO2 है एटमॉस्फेयर में, सनलाइट है, जमीन में पानी है, हमारे घरों में पानी है। इसके बावजूद भी हम अपना फूड खुद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये काम सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं। समझ पाए? ये मत बोलो हमारी मम्मी पापा घर में खाना बना रहे हैं, वो तो प्रोड्यूसर है। वो नहीं है भाई, वो प्रोड्यूसर्स नहीं है। समझ पाए? ये मत बोलो हमारी मम्मी पापा घर में खाना बना रहे हैं, वो तो प्रोड्यूसर्स नहीं है। समझ पाए? ये मत बोलो हमारी मम्मी पापा घर में खाना बना रहे हैं, वो तो प्रोड्यूसर है। वो नहीं है भाई, वो प्रोड्यूसर्स
नहीं है। प्रोड्यूसर कौन है? जो सनलाइट की एनर्जी, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से यानी फोटोसिंथेसिस से जो अपना फूड बनाएगा वो होते हैं प्रोड्यूसर। हमारे पास भी सारे फैसिलिटीज है, लेकिन हम क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट्स ने जो भोजन बनाया रहता है ना, प्लांट्स ने, उसी को हम क्या करते हैं, घर में बनाते हैं। तो हम प्रोड्यूसर्स नहीं होते। समझ पाए? नोट पॉइंट में लिखा हूं ऑटोट्रॉप्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। क्यों? ऑटो मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशंस, मतलब खुद अपना न्यूट्रिशंस बनाएगा, खुद अपना भोजन बनाएगा, उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कंज्यूमर को पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? देखो, कंज्यूमर्स मतलब होते हैं कस्टमर, ग्राहक। कंज्यूमर मतलब होता है कस्टमर, ग्राहक, यानी कंज्यूम करना। कंज्यूमर्स जो होते हैं अपने फूड को खुद नहीं बनाते। कंज्यूमर्स अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर है, हम अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, सही कि नहीं? हम प्लांट्स भी खा लेती हैं, सही कि नहीं है? और हम मीट भी खा लेती हैं, फिश, एग, सही कि नहीं है? सही है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। भले वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट हो या वो ऑर्गेनिजम्स भले ही क्या हो, कोई एनिमल्स हो। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो हमारा कंज्यूमर्स होगा। कंज्यूमर्स को ना भाई हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? हेट्रो मतलब होता है अदर ऑर्गेनिज्म, क्या होता है? ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशंस। तो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशंस के लिए, अपने फूड के लिए, वही क्या है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉपिक्स। क्लियर? अब कंज्यूमर भाई, कंज्यूमर अलग अलग होती हैं। कोई कंज्यूमर बोलता है भाई हम तो ओनली वेजिटेरियन है, हम प्लांट्स खाती हैं। कोई कंज्यूमर बोलता है हम तो ओनली मीट, मांस, मटन खाती हैं। कोई कंज्यूमर बोलता है हम तो भाई प्लांट्स भी खाएंगे, वेजिटेबल्स भी खाएंगे और हम मीट, मांस, मटन भी खाएंगे। तो यहाँ ना कंज्यूमर तीन टाइप के होते हैं। कंज्यूमर्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में क्या होता है? हर्बीवोरस ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो ओनली प्लांट्स को ईट करेगा। ईट ओनली प्लांट्स, जो प्लांट्स को ईट करेगा, जो ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, जो हरे पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होगा, तो ऐसे कंज्यूमर्स को बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे गोट हो गया, गोट, काउस यानी गाय, ये जो गोट होती हैं, जो गाय होती हैं, जो डियर होता है, जो एलिफेंट होता है, ये कंज्यूमर तो है, बट ये ऐसे कंज्यूमर है जो ओनली क्या ईट करेगा? प्लांट्स। तुमने कभी गोट, एलिफेंट को कभी मांस, मटन ईट करते देखा है क्या? जो गोट्स होते हैं, जो एलिफेंट्स होती हैं, जो डियर होती हैं, ये कंज्यूमर है, बट ये हर्बीवोरस वाला कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर है? हर्बीवोरस, जो ओनली ईट करेगा प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को। समझ पाए? एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे कंज्यूमर होंगे जो क्या ईट करेगा? क्या ईट करेगा? ईट ओनली अदर एनिमल्स। कार्निवोरस जो होगा ना, वो अदर एनिमल को ईट करेगा, मतलब मांस, मटन खाएगा, दूसरे एनिमल को मारेगा और खुद खाएगा अपने पेट भरने के लिए। इसमें आता है लायंस, टाइगर्स। जो टाइगर्स होती है, जो लायंस होती है, कभी इनको नहीं देखे होंगे कि ग्रीन प्लांट को खा रहे हैं। कभी टाइगर हरे पेड़ पौधे खाते हैं क्या? टाइगर हमेशा दूसरे एनिमल, दूसरे जानवर को मारेगा और उसके मीट को खाएगा। तो ये जो कार्निवोरस होते हैं, ईट करता है अदर एनिमल्स को, अदर एनिमल्स को मारेगा और उसको खाएगा और अपना पेट भरेगा। समझ पाए? एक होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी।
जो ग्रीन प्लांट्स भी खाएगा और एनिमल्स भी खाएगा, मतलब बोथ खाएगा, तो वो क्या है, ओमनीवोरस। हम ह्यूमन बींग्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स ग्रीन प्लांट्स भी खाएगा, वेजिटेबल्स भी खाएगा और साथ में मांस मटन खाएगा, चिकन हो गया, मछली हो गया, सही है कि नहीं है? हम तो नहीं खाते, छोड़ दिए, बाकी तुम देख लो, है ना। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाएगा एनिमल्स भी खाएगा, ऐसे कंज्यूमर ओमनीवोरस में आएंगे। डॉग्स हो गया, कुत्ते के देखे होंगे तुम लोग, कुत्ते को जो दे दो खा लेगा, मांस मटन दोगे खा लेगा, वेजिटेबल्स दोगे ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेगा, और ह्यूमन बींग्स हो गया और एक्सेट्रा, कैट्स, बिल्ली, बिल्ली भी दोनों चीज खा लेती है, सही है कि नहीं है? क्लियर है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजर्स, जो एबायोटिक कंपोनेंट का तीसरा हिस्सा है, डीकंपोजर्स। अब पढ़ते हैं डीकंपोजर्स। ये डीकंपोजर्स होते क्या है, तो देखो, डीकंपोजर्स को अपन सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, याद रखना, डीकंपोजर्स को अपन सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। डीकंपोजर्स होते क्या है भाई, डीकंपोजर्स ना एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंजाई, ये नेक्ड आई से ना जनरली दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। क्लियर? ये डीकंपोजर्स करते क्या हैं, समझो इस चीज को। ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब कोई एनिमल डेड हो जाता है या कोई प्लांट डेड हो जाती हैं, तो उनके बॉडी में ना डीकंपोजर्स यानी कि बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया क्या करेगा, उन डेड एनिमल और डेड प्लांट के बॉडी से अपना फीड लेगा, मतलब अपने लिए फूड तैयार करेगा। समझ पाए कि नहीं पाए? तो डीकंपोजर्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एनिमल और डेड प्लांट के बॉडी में आ जाते हैं और अपने लिए क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। मतलब डीकंपोजर्स का भोजन क्या है, डीकंपोजर्स का न्यूट्रिशन क्या है, डेड एनिमल या डेड प्लांट्स। क्लियर है? ध्यान से समझना भाई। देखो, काऊ डेड बॉडी, मान लेती हैं एक सड़क में या एक जगह पर काऊ यानी गाय का डेड बॉडी मिला, गाय डेड हो गया, ठीक। अब गाय डेड है तो गाय के अंदर भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, काऊ के अंदर क्या होंगे, उसके बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे। लाइक काऊ के अंदर प्रोटीन होगा ना प्रोटीन, उसके अंदर फैट्स होंगे और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके अंदर है, डेड काऊ के अंदर, डेड काऊ के बॉडी में। ये डेड हो चुका है, अब इसके ऊपर कौन आएगा, डीकंपोजर्स आएंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई इनके बॉडी में अटैक करेगा। इनके बॉडी से क्या करेंगे, अपने लिए फूड लेगा ना, अपने लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनके बॉडी में चले जाएगा और अपने लिए फूड लेगा, भोजन लेगा अपने लिए। ये क्या करेगा, डीकंपोजर्स बैक्टीरिया सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा। जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गया, इसमें ब्रेक कर देगा। और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे, जिसको डीकंपोजर ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से स्मॉल सब्सटेंस में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिए, यही न्यूट्रिएंट्स, यही नाइट्रोजन कंपाउंड्स ना हमारे सॉइल में, हमारे मिट्टी में, वाटर में मिक्स हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएगा सॉइल में, तो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। जब तुम्हारा सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, अच्छे से उपजाऊ हो जाएगा, तो प्लांट्स, एग्रीकल्चर का काम वहां उस लैंड में अच्छे तरीके से होगा ना। तो डीकंपोजर क्या है, डीकंपोजर का मेन काम क्या होता है, डेड प्लांट, डेड बॉडी के अंदर जो कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, उनके छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड, और यही न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, मिट्टी में, पानी में मिल जाएगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा और प्लांट ग्रोथ करेगा अच्छे तरीके से। डीकंपोजर का बहुत बड़ा रोल है। डीकंपोजर सॉइल को फर्टाइल कर देता है, सॉइल को उपजाऊ बना देता है। डीकंपोजर इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। कैसे, कोई मान लेते हैं कोई काऊ, डॉग किसी सड़क पे या किसी जगह पर
डेड हो जाती हैं। और वो डेड हो जाती हैं और डिकम्पोजर नहीं आएंगे तो सड़ते रहेगा और इन्वायरमेंट में गंदगियां बढ़ती रहेगी। तो डिकम्पोजर का फायदा है ना कि इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता, उनके बॉडी में जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा, अपने लिए फूड भी ले लेगा और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिला देगा, सॉइल में, और मिट्टी अच्छे से उपजाऊ हो जाएगी और उसमें प्लांट्स भी ग्रोथ करेंगे। तो डिकम्पोजर क्या करता है? इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। याद रखना डिकम्पोजर क्या क्या काम कर सकते हैं, आ जाएगा तो उनका उपयोग क्या है, यूजेस, क्लीन अप इन्वायरमेंट, सॉइल फर्टाइल, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। और डिकम्पोजर की वजह से इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। सही है कि नहीं है? कोई डेड ऑर्गेनिज्म है ऐसी तो पड़ा नहीं रहेगा, डिकम्पोजर आएगा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, फिर उस सॉइल में अच्छे से प्लांट ग्रो करेंगे। सही कि नहीं है? तो डिकम्पोजर का ये यूजेस याद रखना। डिकम्पोजर नहीं होते तो क्या होता? डिकम्पोजर नहीं होते तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता। सही है कि नहीं है? जो एनिमल, जो प्लांट डेड हो गया वो ऐसी पड़े रहता, एनिमल बॉडी ऐसी पड़े रहता, उससे स्मेल आता, इन्वायरमेंट में पूरा गंदगियां फैल जाती। और डिकम्पोजर नहीं होते तो तुम्हारा सॉइल क्या फर्टाइल हो पाता? क्या सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए डिकम्पोजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोजर तो बाहर निकालते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं। डिकम्पोजर नहीं होते तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स नहीं हो पाता और सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाता तो हमारा प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाता। तो डिकम्पोजर इन्वायरमेंट में बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? यहां पर थोड़ा सा ना फूड चेन के बारे में एक फील दे रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं। बाकी हम कल के वीडियो सेशन में आगे का टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर को पूरा कर खत्म करेंगे। तो देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ प्लांट फूड चेन के बारे में थोड़ा सा फील दे रहा हूं, आपको फील दिला रहा हूं, ध्यान से समझना। प्लांट, तो प्लांट को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा भाई? फ्रॉग, मेढक। और मेढक यानी फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक। हॉक मतलब ईगल, बाज होता है ना, बाज, वही खाएगा। देखो अब प्लांट को जो डायरेक्ट खाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट को डायरेक्ट खाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास हॉपर प्लांट को डायरेक्ट खा रहा है तो ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा। और जो ओनली प्लांट खाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसे बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहा है यानी प्राइमरी कंज्यूमर को, तो फ्रॉग तुम्हारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसे बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। तो स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है यानी फ्रॉग को, ये टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर को जो खाएगा उसे बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कंज्यूमर मतलब फोर्थ लेवल का कंज्यूमर। ये फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, ये फोर्थ लेवल के कंज्यूमर को बोलेंगे क्वाटरनरी कंज्यूमर। और इसी को बोलेंगे अपन टॉप कंज्यूमर। जो तुम्हारा ईगल है, जो तुम्हारा हॉक यानी बाज है, बाज, वो टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर का मतलब होता है कि टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई माइकल आज तक नहीं पैदा हुआ है। टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खा सकता। टॉप कंज्यूमर को, चलो सेकंड एग्जांपल देखो, प्लांट। प्लांट को कौन खाया? स्मॉल फिश ने। तो स्मॉल फिश क्या बन गया? जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट को खाएगा, जो डायरेक्ट प्लांट को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर है मतलब ये हर्बीवोरस है, जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, प्रोड्यूसर को। जो प्रोड्यूसर को खाएगा वही प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी को खाने वाला। तो बिग फिश ने स्मॉल फिश को खाया, सेकेंडरी। बिग फिश को कौन खाया? हम जैसे ह्यूमन बींग्स ने खाए, तो हम क्या बन गए? टर्सरी कंज्यूमर। क्या बन गए? और ये ह्यूमन बींग्स टॉप कंज्यूमर है भाई। क्या है? क्यों? तो टॉप कंज्यूमर को खाने वाला कोई माइकल आल? हम ह्यूमन बींग्स को कोई खा सकता है क्या? हाँ, वो बात अलग है कि जाने अनजाने में टाइगर खा लिया, लायन खा लिया, लेकिन नॉर्मल खाएगा क्या? नॉर्मल हमें कोई खाने वाला है क्या? कोई माइकल आल? तो हम टॉप कंज्यूमर है। समझे कि समझे? यहां पर देखो, प्लांट प्रोड्यूसर है, खुद अपना फूड बना रहा है। प्लांट को खाया डियर ने, हिरन ने, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है डायरेक्ट ना प्रोड्यूसर को खाता है।
यानी प्लांट्स को, और प्राइमरी कंज्यूमर तुम्हारा हर्बीवोरस बनेगा हमेशा। प्राइमरी कंज्यूमर को खाया मतलब डियर को किसने खाया, लायन ने। लायन तुम्हारा टॉप कंज्यूमर है, क्या है तुम्हारा, कि लायन को खाने वाला कोई माइकल है क्या, किसी में इतना औकात है कि लायन को खा लेगा, तो लायन टॉप कंज्यूमर है। या इसे तुम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉट इटेन बाय एनीवन, कोई लायन को नहीं खा सकता, कोई ह्यूमन बींग को नहीं खा सकता, कोई हॉक को नहीं खा सकता, इसलिए टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर को खाने वाला और कोई आगे माइकल नहीं है। समझ पाए इस चीज को, तो इस चीज को याद रखना। बाकी हम कल फूड चेन, फूड वेब, यानी कि पूरे चैप्टर को कल हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर।